So in the last class, I did talk about, or at least I introduced the Bayes theorem by considering one or two examples. So we'll consider few more problems to understand Bayes theorem in detail, because 99% there is a chance, there is a probability that you will be expecting a direct 5 marker question from this subtopic, and that too in a case study form, right, as it is being released in a CBSE latest sample paper. But before I talk about the Bayes theorem, tomorrow is a very, very important and special day, at least for the one who are related to the mathematics, right? The mathematics community. So anyone can tell me what's tomorrow? Anyone? National Math Day. Yeah, great. So tomorrow is a National Mathematics Day, and it is being celebrated every year on 22nd of December to remember the Srinivasa Ramanujan ji, right? So tomorrow's your first period, I am going to talk about him in detail in a form of a presentation, some activities, and followed by the quiz. So at least those who are present today, they should join, because I have planned and worked very hard to come up with this. But anyway, it will be purely optional and choice of the students. I cannot force anyone, but this is going to be a great learning experience for each and every one of you, because in my this presentation, it's not only about when he was born, what he did, and when he died. Very, very interesting anecdotes. I researched a lot about him, read lot many books about him, and then came across lot many anecdotes and facts which are actually very, very unknown, uncommon. So I would love to share those ideas with you all. So it's your only class code 12C का ही मैंने कोड लिया हुआ है, because आपका ये 12C का ही पीरियड रहेगा, and then along with that 12D will be also there. अगेन अगर 12C से ही इतने कम है तो 12D से भी इतने ही स्टूडेंट्स मैक्सिमम होंगे, बट दैट डजंट मैटर. आई विल बी कमिंग अप विद दिस ब्यूटीफुल आइडिया, बाकी आपके ऊपर है. ओके, सो कमिंग बैक टू द बेस थ्योरम, आप चेक करिए. दिस वाज द फॉर्मूला फॉर द बेस थ्योरम व्हिच आई डिड टॉक अबाउट इन माय लास्ट क्लास. और क्वेश्चन की लैंग्वेज से प्रैक्टिस करेंगे, समझ आ जाएगा. इफ देर आर ओनली टू इवेंट्स E1 एंड E2, वो डिसाइड हो जाता है क्वेश्चन की लैंग्वेज से. और देयर इज सम इवेंट फ्रॉम द सेम सैंपल स्पेस ए, पी ऑफ E1 बाय ए का ये फार्मूला हो जाता है, जिसमें से डिनोमिनेटर इज एक्चुअली नथिंग बट सिंपली पी ऑफ ए. एंड इन केस देयर आर से 3 इवेंट्स E1, E2, E3, तो अब इस केस में अगर एक नया इवेंट ए हो गया है, देन P ऑफ E3 बाय ए का मान लो अगर मुझे फार्मूला डराइव करना पड़े तो वो ये हो जाएगा. So I already explained how to arrive at this particular formula. Do remember, RHS में जितनी भी probabilities हैं, they are priori probabilities, they are known to me. ये आपको एक तरह से क्वेश्चन में गिवन होंगी. You just need to identify them लैंग्वेज से, और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट एंड योर आंसर. सो क्विकली एक क्विक रिमाइंडर है आपके सामने, क्वेश्चन को चेक कीजिए. इसलिए मैंने स्लाइड्स को हटाया नहीं है, एक याद आ जाएगा, बिकॉज देयर वाज अ ब्रेक फॉर 2 days, तो चीजें कुछ वॉश ऑफ हो जाती हैं. प्लीज चेक इट आउट. तो बैक 2 में आपको ये बताया था कितनी कितनी बॉल्स गिवन है, और फिर कहा 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स. अब कौन से बैग से है दैट वी डोंट नो, पर क्या पता है दैट द बॉल इज फाउंड टू बी रेड. जो भी आपको फाउंड कहा गया है उसे हम इवेंट ए कह देंगे. रेड बॉल इज फाउंड. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2. तो इसे पढ़ने के बाद आप क्या इवेंट्स डिफाइन करेंगे, E1 एंड E2, क्योंकि दो ही बैग हैं.
ऑफ कोर्स देयर विल बी ओनली टू इवेंट्स, तो E1 ले लिया, बॉल जो है वो बैग 1 से ड्रॉ हुआ, E2 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। तो अब आपको क्या निकालना है कि बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, तो P ऑफ E2, बट याद रखिए नॉट ओनली P ऑफ E2, आपको साथ में गिवन है कि इट इज फाउंड टू बी रेड, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्चुअली यहां लग रही है। तो आपको ए ऑलरेडी हैपन, इसीलिए आपको ये निकालना है P ऑफ E2 बाय ए। और फिर उसका फार्मूला बेस थ्योरम से आपने देखो ये डराइव कर लिया, विच इज नाउ वेरी सिंपल टू गेट। आई एम श्योर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कैन राइट इट यूजिंग बेस थ्योरम। अब एक एक टर्म सोचिए आरएचएस की, सब कुछ हमें क्वेश्चन में गिवन है या कॉमन सेंस से हिडन है। लाइकवाइज P ऑफ E1 एंड P ऑफ E2, बैग बॉल जो है वन बैग से ड्रॉ हो या बैग 2 से ड्रॉ हो, ऑफ कोर्स इट्स इक्वल प्रोबेबिलिटी, तो हाफ हाफ हो गया, क्वेश्चन में लिखा नहीं है, कॉमन सेंस है। फिर आए व्हाट इज P ऑफ A बाय E2 एंड P ऑफ A बाय E1। A बाय E1 का मतलब क्या होता है, सिर्फ वो सोचना है। एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी E1 अब हो चुका है, E1 हो चुका है मतलब बॉल है वो बैग 1 से ड्रॉ हुई है, मेरा फोकस सिर्फ बैग 1 पर आ गया। अब क्या चाहते हैं, किसकी प्रोबेबिलिटी, P ऑफ रेड बॉल। तो यहां बैग 1 से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली 3/7, टोटल 7 बॉल्स थी, 3/7। सेम वे सेकंड बैग से रेड बॉल 5/11। मेन ये अगर आपने ढंग से समझ लिया टर्मिनोलॉजीज को, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट किया एंड सिंप्लीफाई, you will get your required answer. A very similar problem, एक ये हमने डिस्कस किया था, प्लीज गो थ्रू दिस। आई विल नॉट डिस्कस दिस, एक याद आ जाएगा आपको पढ़ने के बाद। अगर 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस की बात करी थी तो डेफिनेटली वो 3 इवेंट्स हो जाएंगे, E1 E2 E3, और कितने कितने कॉइन हैं वो बताया था। फिर कहा पर्सन ने कॉइन निकाला किसी भी एक बॉक्स से एंड इट इज अ गोल्ड कॉइन, तो गिवन में आ गया गोल्ड कॉइन। What is the probability that the other coin in the box is also gold? अब दोनों गोल्ड हो, पहला गोल्ड आ चुका है, दूसरा भी गोल्ड हो, that simply means we are referring to the first bank, first box, इसीलिए P of E1 by A निकालना है। P of E1 E2 E3 कोई भी बॉक्स सेलेक्ट हो सकता है 1/3, और फिर ये सिंपल कॉमन सेंस से था, A/E1 का मतलब क्या था, बस वो आपको कंडीशनल की डेफिनेशन को सोचना है। क्या, पहला बॉक्स गिवन है उसमें से गोल्ड कॉइन आ जाए, तो गोल्ड कॉइन फ्रॉम फर्स्ट बैग, ऑफ कोर्स इट्स अ श्योर इवेंट, 1 हो जाएगा। सिमिलरली 0 एंड हाफ, write the respective formula, put the value and simplify. And this was the last question if I could recall, ये हमने जो किया था, एक बार इसको प्लीज पढ़कर देख लीजिए।
तो अब आपको फैक्ट्री में बोल्ट्स बताए मैन्युफैक्चर हो रही हैं बाय मशीन ए बी एंड सी, तो उतने से ही वैसे या लास्ट स्टेटमेंट पढ़ते ही आइडिया लग जाएगा कि 3 इवेंट ले लिए थे कि E1 E2 E3 बोल्ट है वो मशीन ए से मैन्युफैक्चर हुआ या बी से या सी से, और फिर कहा है ऑफ देयर आउटपुट 5 or 2% आर चांसेस दे आर डिफेक्टिव. A bolt is drawn at random from the product and is found to be defective. Found to be का मतलब ये आपको given हो गया defective bolt आना. What is the probability that it is manufactured by machine B? B का मतलब event E2, तो आपको P of E2 by A की वैल्यू निकालनी है. फॉर्मूला अब आप अपने आप लॉजिकली डराइव कर लेंगे. टर्म्स और जो चीजें प्रोबेबिलिटीज इन्वॉल्व है वो देखिए, ये आपको पता होनी चाहिए. अब की बार P ऑफ E1 E2 E3 1/3 नहीं है. क्यों? क्योंकि अब आपको क्वेश्चन में क्लियरली अलग से बताया गया है कि मैन्युफैक्चरर की प्रोबेबिलिटी ये है. इसी तरह से उनमें से डिफेक्टिव आना P ऑफ A by E1 5/100 हो गया एंड सो ऑन. सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने याद करिए बताई थी कि आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में मत ले आना, मतलब 1/4 मत लिखना, इसको 7/20 मत लिखना. रीजन, बाद में जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा एलसीएम लिया जाएगा. सारी वैल्यूज देखो इजीली ये 10,000 कैंसल एंड द वैल्यूज विल बी सो इजी टू गेट. अदरवाइज क्या होगा, अगर आप लोएस्ट फॉर्म में ले आएंगे पहले ही, तब आपको एलसीएम लेना, फिर सेम एलसीएम बनाना, सो दैट विल बी अननेसेसरी कैलकुलेशन जो इन्वॉल्व होगी. ये आपको होमवर्क में दिया गया था लास्ट में, अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन, यही 25 35 40 चेक करिए, फिर वही 5 4 2. तो व्हाट इज द डिफरेंस पिछले क्वेश्चन में और जो ये वाला क्वेश्चन दिया गया है? चेक इट आउट. क्या डिफरेंस है? सब कुछ यही माना, E1 E2 E3 डिफेक्टिव आना, और आपको वैल्यूज भी ये सारी सेम गिवन है इन दिस क्वेश्चन. जस्ट दैट पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी. इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी का मतलब आप चेक करिए, आपको सेकंड पार्ट जो है यहाँ पर, ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व करा हुआ है. ये तो पिछले क्वेश्चन में सॉल्व हो गया था. अब आइए फर्स्ट पार्ट. व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द फर्स्ट पार्ट, वो सोचिए ध्यान से. यस, what is the probability that the bolt drawn is defective? तो फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा है? ओनली P of A. अब की बार आपसे P of, जैसे सेकंड पार्ट में E2 by A पूछा था, ये नहीं पूछा. अब सिंपली P of A पूछा है. और याद रखिए पिछले क्वेश्चन में जो ये होता है नीचे वाली टर्म, it is nothing but P of A. That's it. तो अब की बार आपका आंसर क्या होगा? अगर सिर्फ पूछा जाए इट इज डिफेक्टिव, कहां से आया वो नहीं पूछा, इसका मतलब वो ए से भी आ सकता था या बी से भी या सी से भी. तो लॉजिक हमने क्या लगाया था, पहले मान लो मशीन ए से आया, इसका मतलब पहले मशीन ए को सेलेक्ट करा, फिर उसमें से डिफेक्टिव आया. नहीं तो बी से, तो बी को सेलेक्ट करा, फिर बी में से डिफेक्टिव 4% कहा था, और सी मशीन पहले मैंने चलो सेलेक्ट किया, फिर उसमें से डिफेक्टिव आ गया. दैट वुड बी योर सिंपली रिक्वायर्ड आंसर. तो एक बार प्लीज आइडेंटिफाई करिए क्वेश्चन को और डिफरेंस
और सिमिलैरिटी, दोनों को समझिए। इंपॉर्टेंट है, सिंपल चीज है बट इंपॉर्टेंट भी है। Now it is your turn. Please read the question. I'm waiting for 2 minutes. समझिए इसमें आपको क्या क्या गिवन है, कितने इवेंट्स होंगे, उन्हें पहले लॉजिकली फ्लो में लिखिए, देन आई विल डिस्कस। सोचिए ध्यान से, आई एम वेटिंग 30 seconds more. So how many events? Anyone? Sir, 4 events. Yes. A doctor is visit to a patient from the past experience. ये आपकी past experience, priori probabilities की बात होगी. It is known that the probability that he will come by train, bus, scooter or any other means. तो चार चीजें given है, respectively ये चारों given है. फिर कहा था प्रोबेबिलिटी दैट ही विल लेट, लेट होने का कंसेप्ट बाद में आया है, याद रखना ध्यान से। और उनके लिए बताया है 1/4, 1/3 एंड 1/12 इफ ही कम्स बाय ट्रेन, बस एंड स्कूटर। तीनों तो ये दे दिया ऑर्डर में। और फिर कहा बट इफ ही कम्स बाय अदर मीन्स देन ही विल नॉट बी लेट। सिंपल लॉजिक है। फिर कह रही है व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट। तो ये तो मुझे इवेंट ए हो गया गिवन, ही इज लेट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन। तो अब मैं फिर बात कर लूंगा चार इवेंट्स की। वो लैंग्वेज से इट्स ऑलरेडी क्लियर टू मी दैट ही कम्स बाय ट्रेन, फिर बस कहा, फिर स्कूटर कहा है और फिर कहा एनी अदर मीन्स। तो एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट। तो अब आपको निकालना क्या है यहां क्वेश्चन में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यहां से पता चलेगा ना। ही कम्स बाय ट्रेन, तो ट्रेन से आए बट गिवन क्या है, वो लेट हो गया। तो ये तो आपको निकालना है। आप इसका फार्मूला डराइव कर लेंगे बेस थ्योरम से। अब मैं वो टाइम सेव करने के लिए पूरे फार्मूला नहीं लिख रहा हूं,
अब सिर्फ ये सोचिए यहां क्या क्या टर्म्स इन्वॉल्व होंगे इस फॉर्मूला के अंदर। P ऑफ E1, P ऑफ E2, P ऑफ E3 एंड P ऑफ E4, और फिर आएगा P ऑफ A बाय E1, P ऑफ A बाय E2। ये पहले ही अपना इस तरह से रेडी कर लीजिए, सही रहेगा। और फिर P ऑफ A बाय E4। नाउ व्हाट इज P ऑफ E1? E1 का मतलब ट्रेन से, 3/10. बिल्कुल आपके सामने देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल ये दिया हुआ था। व्हाट इज P ऑफ A बाय E1? 1/4. And then 1/4. 1/3, 1/12, and this is 0. that require simple common sense। यहां देखो कहा था अगर वो किसी और मीन से आता है then he will not be a late। तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स दैट इज 0। तो अब आप इसका फॉर्मूला डराइव कर चुके होंगे, आप वो वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। वो फॉर्मूला जरूर लिखना, वैसे अगर प्रैक्टिस बन जाए ना तो अपने आप पता होता है। आपको E1 वाला लिखना है ना, तो क्या होगा वो 3/10 इंटू 1/4, पहला पहला मल्टीप्लाई, और फिर नीचे 3/10 इंटू 1/4, 1/5 इंटू 1/3, फिर थर्ड थर्ड मल्टीप्लाई, फोर्थ होना तो 0 ही है बट लिखकर जरूर दिखाना। नाउ कुछ सेम एलसीएम वगैरह दिखता है तो दैट इज गुड। जैसे 1/5 है वो ऊपर नीचे से कैंसल हो रहा है, तो वो आप जरूर कर सकते हैं। नहीं तो यू टेक द डायरेक्ट एलसीएम एंड सिंप्लीफाई। Check out this next question. A man, अब ये लैंग्वेज ना थोड़ा ध्यान से समझने वाली है। A man is known to speak truth 3 out of 4 times। सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, ऑब्वियसली फिर झूठ बोलने की 1/4 हो जाएगी। He throw a die and reports that it is a 6। जो रिपोर्ट करा इसका मतलब वो मुझे पता चल गया। तो एक तो इवेंट ए क्या हो गया, he reports it is a 6। Find the probability that it is actually a 6। How many events should we define? 2. Yeah, ट्रूथ और लाई। ये ध्यान से सोचिए, अब लाई सच बोलना या झूठ बोलना वो आएगा, या फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। तो इस लैंग्वेज से उठाओगे ना E1 क्या हो गया, दैट इट इज एक्चुअली 6, और E2 क्या हो गया, इट इज अ नॉन 6 नंबर। और फिर आपको क्या निकालना है, P ऑफ E1 बाय A। फॉर्मूला तो डराइव हो गया इजीली। नाउ टेल मी व्हाट इज P ऑफ E1, E2 एंड P ऑफ A बाय E1 एंड P ऑफ A बाय E2। ये चार न्यूमेरिकल वैल्यू आपको गिवन है। P ऑफ E1 1/6. 1/6. ये देखो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, नहीं आने की 5/6। अब बस इसका मीनिंग क्या था कंडीशनल का, E1 आपको गिवन है कि 6 आया और उसने कहा कि 6 आया। ही स्पीकिंग ट्रूथ, और ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी ये है 3/4। ऑफ कोर्स दिस इज 1/4।
simple identification and use these values in the desired formula जो अब आप easily बना लेंगे। तो इवेंट E1 और E2 है ना, इसीलिए मैंने कहा था ये थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी ऐसी है जो आपको शायद कंफ्यूज कर सकती है कि लगता क्या है कि हम इवेंट्स क्या लेंगे कि बस E1 सच बोला, E2 झूठ बोला, बट अंडरस्टैंड लास्ट स्टेटमेंट में क्या कहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जिसकी पूछी गई है उसको देखकर हमारे इवेंट्स डिफाइन होंगे। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6 का मतलब इवेंट्स जो मैं लूंगा इट इज एक्चुअली अ 6 और इट इज एक्चुअली नॉट अ 6। Now this is from your NCERT book। अब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया है, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी के ही। ये कंसेप्ट से तो बिगनिंग ही मैंने किया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इनफैक्ट यू कैन डू इट इन योर होमवर्क। बहुत ध्यान से देखेंगे समझ आ जाएगा। दो इवेंट्स लेने होंगे E1 E2 और ए क्या होगा, फाउंड टू बी रेड। तो ए हो गया रेड बॉल इज फाउंड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी से E1 और E2 डिफाइन होंगे दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1 एंड बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। ये आपके सामने ही है, सिंपल दिया था कि भाई बैग का अगर मैं स्टेटस की बात करूं, इसमें 4 रेड 4 ब्लैक हैं। ये तो क्विकली आप समझ जाएंगे कैसे करा गया है। और फाइनली आपको निकालना क्या है, P ऑफ फर्स्ट बैग से गिवन है रेड बॉल आ चुकी है। कंप्लीट इन योर होमवर्क। नाउ दिस इज लिटिल बिट ट्रिकी। बोर्ड में फेवरेट्स में रहा है इस तरह के क्वेश्चंस। प्लीज रीड द क्वेश्चन, समझिए ध्यान से। चलो इतना तो इजीली पता चल रहा है, अर्न ए कंटेन 1 वाइट 2 ब्लैक एंड, अच्छा सॉरी साथ में 3 रेड भी हैं। and 3 red balls. Urn B contains 2 white, 1 black and 1 red ball. Urn C, एक तो थर्ड अर्न आ गया है, तो इतने में ही वैसे मीनिंग क्लियर हो जाता है कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। 1 अर्न इज चोजन, कोई भी इनमें से, हमें नहीं पता कौन सा, एंड 2 balls आर ड्रॉन। चेक करिए अभी तक जो क्वेश्चन देखे थे 1 ball was drawn, तो फर्क कुछ ज्यादा नहीं पड़ा, बट अब हम कॉम्बिनेशन से या लॉजिक से ही सोचेंगे, क्योंकि मैं फिर कहता हूं आई ऑलवेज अवॉइड कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। यहां आप डायरेक्ट सोच पाएंगे। कह रहे हैं एंड 2 balls आर ड्रॉन, दीज हैपन टू बी 1 white एंड 1 red। तो इसका मतलब आपके पास इवेंट ए जो गिवन है वो क्या हो गया, 2 बॉल ड्रॉ हुई और वो कौन कौन सी आई हैं, 1 1 white and 1 red. and 1 red ballers। सर ये विदाउट होगा विद रिप्लेसमेंट होगा? दैट वाज माय क्वेश्चन जो मेरे को पूछना था, आप बताओ। से हम ऐसा कंसेप्ट डिस्कस करते आ रहे Sir, without replacement. हैं। गुड। इफ नथिंग इज रिटन राइट, इट इज ऑलवेज टेकन एज विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, ये यूनिवर्सल रूल की तरह लिया गया, कन्वेंशनल। अगर नहीं लिखा तो विदाउट ही लिखना पड़ेगा।
अगर एग्जामिनर चाहता है कि वो विद रिप्लेसमेंट, तब वो क्वेश्चन की लैंग्वेज में बिल्कुल लिख कर देंगे, अदरवाइज विदाउट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कम फ्रॉम अर्न ए? तो अब आप चेक करिए, आपके पास फिर क्या हो गया इवेंट, E1, E2, E3, यही होगा ना। कम फ्रॉम बॉल ड्रॉन फ्रॉम अर्न ए, बॉल ड्रॉन फ्रॉम अर्न बी, बॉल ड्रॉन फ्रॉम अर्न सी। और फाइंड क्या करना होगा, P of E1 by A। आई एम श्योर यहां तक तो एवरीवन इज क्लियर। अब आप चेक करिए हमें क्या क्या वैल्यूज किस तरह से गिवन है। हेयर P of, what is P of E1? 1/3। राइट। अब क्योंकि आपको अलग अलग प्रोबेबिलिटीज नहीं गिवन है, तो फिर यही कॉमन सेंस का आ जाता है कि यहां फिर से ये 1/3 पता है। अब हमें सिर्फ क्या सोचना है, इन वैल्यूज को, A by E1 एक्सेट्रा। लॉजिकली सोचिए, A by E1 का मतलब E1 हो गया, अर्न A इज सेलेक्टेड, प्लीज फोकस ऑन A ओनली। अब इसमें से क्या चाहते हैं, किसकी वैरायटी, ए की, माने 1 व्हाइट एंड 1 रेड। तो क्या हो जाएगा ये, 1 1 व्हाइट, by 6 इंटू 3/5 का इंटू 2 हो जाएगा टोटल। यस दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आप चेक करिए यहां पर पहली व्हाइट आई है, दूसरी ब्लैक आई है, या ओ सॉरी रेड आई है। एक मिनट, रेड वाला ना, हाँ वो 3 लिखा है, सही लिखा है, ठीक है। तो इसमें ये 2 समझ आ गया क्यों हुआ है, कि फर्स्ट आपकी व्हाइट आई, सेकंड रेड आई, और फर्स्ट वाली रेड आ गई, सेकंड वाली व्हाइट आ गई, तो इसीलिए ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली P ऑफ A बाय E2 ये 3/5 की जगह 3/6 नहीं होना चाहिए। विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, तो एक बॉल भी तो कम हो गई है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब जो बॉल निकली, देखा, उसका कलर नोट करा और उसको साइड में रख दिया, मिक्स नहीं करा है, राइट। तो एक बॉल भी कम हुई है। A बाई E2, सेकेंड वाले से देखो जरा, इसमें फोकस करो, इसमें से एक व्हाइट है, 2/4, टोटल 4 बॉल्स है, और रेड है, 9/3 into 2। अगेन आइडिया लग गया, इंटू 2। ऐसे ही P ऑफ A बाय E3, वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। रेड, दैट्स इट। बस अब ये वैल्यूज अपने फार्मूला को अप्लाई कर लेना और उसमें रिप्लेस कर देंगे। सर इसमें कॉम्बिनेशन नहीं लग सकता? बिल्कुल लग सकता है। तो कॉम्बिनेशन से देखो, अगर मैं इस चीज को सोचता हूँ, चलो वैसे वही मैंने कहा ना कि आई ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड दैट अननेसेसरी उन कैलकुलेशंस को। अगर आप कॉम्बिनेशन सोचते हैं, तब आपके पास क्या होगा, मेरे को एक व्हाइट बॉल चाहिए और एक रेड बॉल चाहिए, इसमें एक व्हाइट बॉल ही थी, तो क्या लिखेंगे कॉम्बिनेशन के टर्म में, कैसे लिखते हैं हम इसको, बताइए। एनसीआर होता है 1C1। ना, एनसीआर। तो 1C1 हो गया, इंटू रेड वाले 3 में से एक रेड आ जाए, अपॉन टोटल कितनी बॉल्स थी, 6 बॉल थी, उनमें से कोई भी 2 बॉल आ जाए, तो ऐसे कर लेंगे। आप चेक कर लीजिए, सेम वैल्यू आ रही है, सर ये देखिए। बॉक्स चूजिंग की प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी? क्या क्या किसकी, मतलब कि वो जो अर्न अर्न चूजिंग की, मतलब ए बी सी में से चूज करने की एक की प्रोबेबिलिटी। भाई मैंने जब निकाला ही इस ए को देखकर है ना, तो ये P ऑफ A बाय E1 पे फोकस करो। और हम क्या चाहते हैं, गिवन क्या हो चुका है कि एक व्हाइट और एक रेड आई है,
तो एक वाइट बॉल, यहां से एक वाइट बॉल आने का सोचिए क्या चांस है। एक ही तो है, एक वाइट बॉल है, टोटल एक वाइट बॉल थी और एक ही मुझे वाइट चाहिए, तो 1C1 हो गया। फिर रेड 3 थी, बट मुझे उन तीनों में से कोई एक रेड बॉल मिल जाए, 3C1 हो गया। ये तो मेरा फेवरेबल हो गया। डिवाइड में क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब टोटल दो बॉल निकाली हैं एक साथ, ये याद रखना। तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो गया, 6 बॉल्स हैं, 6 में से कोई भी दो बॉल्स आ जाएं, 6C2। I hope the idea is now clear, or this will be the question for your homework. But this is a logical question. यहाँ इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझना, उसके बाद ये क्वेश्चन होगा। और शायद मैंने नेक्स्ट वाला भी वेरी सिमिलर रखा है। तो ये दो क्वेश्चंस आपके होमवर्क में आएंगे, राइट? एनी डाउट टू एनीवन? दोज हु ज्वाइन लिटिल लेट, मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको, कल की क्लास में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। मॉर्निंग में 12 CND का कंबाइंड फर्स्ट पीरियड रहने वाला है, और उसमें आई विल बी टॉकिंग अबाउट श्रीनिवास रामानुजन, हिज लाइफ हिस्ट्री। वो तो बेसिक हुआ, पर उसके साथ उनका रेलिवेंस 21st सेंचुरी में और क्या क्या चीजों पे आज भी काम हो रहा है, और अलग फील्ड्स में कहाँ उनका एप्लीकेशंस उनकी मैथ्स की रही है, एंड वेरी अनकॉमन नॉन anecdotes about his life, because I did a lot of study, lot of books I have read, collected the information about him. So I would really love to share, because he is my role model. So I really wish every student should be get inspired by Ramanujan, what he did in the field of mathematics. So hope to see you all tomorrow morning at 9, बिल्कुल 9 o'clock पे, या उससे 5 मिनट पहले। अभी भी हमारा है फोर्थ पीरियड, आई विल कंटिन्यू। अगर टाइम मिलता है तो आप ये दो क्वेश्चंस को ट्राई कर लीजिए, नहीं तो आई विल डिस्कस दीज टू। चलिए, यू कैन नाउ लीव द क्लास। Yes, please leave fast. Kaushal, Jasnoor, Krish, Ramneet. Kaushal, Jasnoor, Krish, Ramneet. Jasnoor, Krish, and Ramneet.